हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टेकनली लव के पार्ट 10 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। एंड जो भी लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, इस वीडियो पर न्यू हैं, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो गाइस। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वी यिंग और जियांग चैंग, वो दोनों के दोनों जिन जिसन के साथ वैन रूहान के ऑफिस में पहुंच चुके थे। वहाँ पे जिन जिसन एक फ़ाइल दिखाते हुए, उस फाइल में क्या है ये अभी भी हमें नहीं दिखाया गया है। उस एक फ़ाइल को दिखाते हुए वो वैन रूहान से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। वैन रूहान पहले हेजिटेट करता है, लेकिन हेजिटेट करते हुए वो आखिर में हाँ कर देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग और जियांग चैंग वैन रूहान और जिन जिसन के जाने के बाद आराम से बैठे हुए थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे उनके प्लान के मुताबिक। जब तक वैन किंग उनके पास नहीं आएगी उस ऑफ़िस में, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो ऑफ़िस में इधर उधर नहीं देख सकते हैं, ना ही वो उठकर कुछ भी ढूंढ सकते हैं। वैन किंग के पास मैसेज आता है वेंडिंग का। वेंडिंग के मैसेज में लिखा हुआ था कि सिस्टर, मैंने कर दिया है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया है, आप अब ऑफिस में एंटर कर सकते हो। वैन किंग को जैसे ही ये मैसेज रिसीव्ड होता है, वैन किंग तुरंत वैन रूहान के ऑफिस की साइड जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही जब वो जा रही थी, उसके फेस पे ना डर ना साफ साफ दिख रहा था। वो फिर भी कोशिश कर रही थी उस डर को छुपाने की और एक स्माइल लाने की वो कोशिश कर रही थी। बट अचानक से उसके सामने वैन चाओ आ जाता है और वो कहता है, वैन किंग तुम कहाँ जा रही हो। वैन किंग वैन चाओ के ऐसे एकदम सामने आने की वजह से ना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि मुझे बॉस से कुछ काम है, इन पेपर्स पर साइन चाहिए। तभी वैन चाओ कहता है, ठीक है, मुझे दिखाओ जी कैसे पेपर्स हैं और तुम जाओ यहाँ से, बॉस के ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वैन किंग वो फाइल दे तो देती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वी यिंग और जियांग चैंग के लिए, और वो ऑफिस में जाना चाहती थी उन पेपर्स को ढूंढने के लिए। और उनके प्लान के मुताबिक जब तक कैमरा ऑफ होने की खबर वी यिंग और जियांग चैंग को नहीं मिलती है, तब तक वो लोग ऐसे नहीं जाते हैं। वैन किंग वापस आ जाती है, अपने टेबल के पास वापस आ जाती है ऑफिस में, और वो चुपचाप से, बिकॉज ऑफिस के और कोई भी सीसीटीवी कैमरा को ऑफ़ नहीं किया गया था, सिर्फ वैन रूहान के ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा को ऑफ़ किया गया था। वैन किंग जैसे तैसे अपने ऑफिस में से उठ कर के वॉशरूम के साइड जाती है और वॉशरूम में जाके वो मैसेज करती है वी यिंग को। और वी यिंग को उसने मैसेज किया था कि वी यिंग सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो चुके हैं और मैं किसी वजह से अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, तो प्लीज़ तुम दोनों को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। जल्दी से जल्दी उन पेपर्स को या कोई भी सबूत जो भी तुम्हें मिलता है उसे प्लीज़ ढूंढो। कोई भी एक ऐसा सबूत ढूंढो जो कि वैन रूहान के ख़िलाफ़ हो। तभी वी यिंग और जियांग चैंग पूरे ऑफिस को ना, इस मैसेज को मिलते ही पूरे ऑफिस को सर्च करने लग जाते हैं। वो टेबल्स को सर्च करते हैं, जितने भी वहाँ पे अलमीरा रखे हुए थे उनमें काफ़ी सारे पेपर्स थे। उन पेपर्स को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए वो सिर्फ उन पेपर्स के ना फर्स्ट पेजेस को पढ़ रहे थे कि हाँ, फर्स्ट पेज पर अगर कुछ है तो ये पेपर इम्पोर्टेंट हैं। उनके मॉम डैड का या अंकल आंटी का किसी का भी नाम होना चाहिए फर्स्ट पेपर पे, या कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसी पेन ड्राइव छुपाई हो या कुछ भी, कोई हथियार जिससे उन्हें मारा गया था उसके मॉम डैड को, कुछ भी ऐसा जो कि सबूत के तौर पर उनको मिल सके। इसके बाद वी यिंग और जियांग चैंग ये लोग ढूंढ ही रहे थे कि तभी ये ढूंढते ढूंढते ना, एक तो टाइम कम था, 10 मिनट्स में इनको 10 मिनट्स हो चुके थे ढूंढते ढूंढते, और 10 मिनट्स और बचे थे जिसमें इनको ना ढूंढना था, वो सबूत ढूंढना था। तभी अचानक से वी यिंग एक चीज़ से टकराता है और वो
टकराते टकराते ना गिर जाता है। वो उस चीज़ को तो बचा लेता है जिससे वो टकराया था, उसको नीचे नहीं गिरने देता। वो एक फ्लावर वाज से टकरा गया था जो कि साइड में एक बहुत ही अजीब जगह रखा हुआ था। ऑब्वियसली ऐसी जगहों पर नहीं रखे होते हैं। और उस फ्लावर वाज को वियिंग खुद गिर जाता है, लेकिन उसको गिरने नहीं देता है बिकॉज अगर वो टूट जाता गिर के तो वैन रूहान को पता चल जाता कि वियिंग और जियांग चेंग ने ज़रूर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश की है। बट उस फ्लावर वाज के हिलने से, थोड़ा सा मूव होने से वहाँ पर एक डोर ओपन हो जाता है। एक डोर ओपन हो गया था। वियिंग और जियांग चेंग उसमें अंदर जाने ही वाले थे। वो एकदम एक तो वो दोनों ना एकदम शॉक्ड हो गए थे कि क्या ऑफिस के अंदर ये क्या है, एक और ऑफिस या फिर कहें एक खुफिया रूम जो कि एकदम छुपा हुआ है सबकी नज़रों से। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये किसी को दिख ही नहीं सकता है। तभी वियिंग के फ़ोन पे ना वियिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। उस पर मैसेज आया था वेंडिंग का। वेंडिंग उस मैसेज में लिखता है कि वियिंग जो भी कर रही हो अब मत करो, मैं सीसीटीवी कैमरा ऑन करने वाला हूँ बिकॉज वैन रूहान और जिन ज्यूसन वापस आ रहे हैं। प्लीज़ जो भी तुमने कुछ भी किया है उसको वापस से सही कर दो। इस मैसेज को पढ़ते ही वियिंग और जियांग चेंग उस रूम को बंद कर देते हैं। जैसे वो खुला था उस फ्लावर वास के टर्न होने से, वैसे ही वो उसको टर्न कर देते हैं, घुमा देते हैं और वो दरवाज़ा लॉक हो जाता है, दोबारा से बंद हो जाता है। और वो देखते हैं ऑफिस की साइड सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं या नहीं। और वो वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। उनको बहुत ज़्यादा रेगरेट हो रहा था कि वो कुछ भी ढूंढ नहीं पाए, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी वो तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था बिकॉज इवनिंग हो चुकी थी इन लोगों को वैन रूहान के ऑफिस से निकलने में। इवनिंग टाइम हो चुका था। जैसे ही वियिंग कार के अंदर आता है और वो कार जैसे ही जिन ज्यूसन कार को स्टार्ट करता है और जैसे ही वो वैन रूहान के ऑफिस में से कार को लेकर के बाहर गया, उस बिल्डिंग में से बाहर गया, उस पार्किंग लॉट में से, वांग जी तुरंत वियिंग को हक कर लेता है जो कि एकदम छुपा हुआ था सीट के नीचे। वो सीट के नीचे से निकलता है और वियिंग को ना हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है वियिंग मैं तो डर ही गया था, अब मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला? तभी वियिंग अपना सिर ना में हिलाता है और कहता है कि मुझे अपनी चीज़ों को ही सर्च करना होगा, हम वहाँ पर कुछ नहीं ढूंढ पाए, बस हमें इतना पता चला कि उस ऑफिस के अंदर। तभी वांग जी कहता है क्या उस ऑफिस के अंदर क्या है? लेकिन वियिंग कहता है अभी नहीं, सबके सामने, हम सबको बताना चाहते हैं, हमें इंतज़ार करना होगा, हमें सबको बताना है, किसी एक पर्सन को नहीं बताना है। तभी जिन ज्यूसन पूछता है तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, वांग जी के डोम पर या फिर अपनी सिजी के कैफ़े पर? तब जियांग चेंग और वियिंग कहते हैं हमें हमारी सिजी के कैफ़े पर लेकर चलो, हमने सब लोगों को वहीं बुलाया है। जब ये लोग पहुँचते हैं तो इनसे पहले ही वहाँ पर लेंसी चेन बैठे हुए थे और लेंसी चेन तुरंत उठकर और जियांग चेंग को जाके हक कर लेते हैं और कहते हैं तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, जब तुम ऑफिस से निकले तो मुझे कॉल नहीं कर सकते थे। जियांग चेंग लेंसी चेन को ऐसे वरिड देख के कहता है आई एम सॉरी लेंसी चेन, बट मैं भूल गया था सचिन, आई एम रियली सॉरी। हम लोग इतना टेंस थे कि हम लोग भूल गए तुम्हें मैसेज करना। इसके बाद लेंसी चेन कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलो बैठो वहाँ पे आराम से, मैं कॉफ़ी बना के लेकर आता हूँ तुम सबके लिए। और लेंसी चेन ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए। एंड सिजी वो भी लेंसी चेन के साथ कॉफ़ी प्रिपेयर कर रही थी और इस टाइम पे जिन ज्यूसन को थोड़ी सी जेलिसी हो रही थी बिकॉज लेंसी चेन और जियान याली बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे थे। वो दोनों ना एकदम बहन और भाई की तरह बातें करते हैं। बट जिन ज्यूसन को ना इस टाइम पे ना थोड़ा सा जेलिसी हो रही थी और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिलेशनशिप है। तभी जियान यानली और लेंसी चेन कॉफ़ी लेकर आते हैं तो जिन ज्यूसन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली ना वो पूछ लेता है हेजिटेट करते हुए कि यानली तुम्हारे और लेंसी चेन के बीच में क्या चल रहा है।
उसने बहुत धीरे से पूछा था, बट वीइंग को ये सुनाई दे गया था। वीइंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो पहले से ही टेंस था और उसको अब ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिन ज्यूसन के ऊपर। वो कहता है, तुमने मेरी सिस्टर को समझ क्या रखा है, हमारी सजी को तुम समझते क्या हो, वो पता नहीं वो तुम जैसे पिकॉक से प्यार क्यों करती हैं, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, गधे हो। और ऐसा कहने के बाद जिन ज्यूसन कहता है, लेकिन मैंने क्या गलत पूछ लिया। जिन ज्यूसन को अभी भी पता नहीं चल रहा था कि उसने गलत क्या पूछा है। तब वीइंग उसको एक पंच मारते हुए कहता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरी सिस्टर तुम्हें चीट करेंगी। और इतना कहने के बाद वो एक और पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी जियांग चैंग उसे रोक लेता है। कहता है कि वीइंग प्लीज़ अपनी फ्रस्ट्रेशन ना इसके ऊपर मत उतारो, इतने फ्रस्ट्रेट मत हो। तब वीइंग जैसे तैसे करके ना अपने आप को थोड़ा सा रोकता है और वांग जी उसको आके काम डाउन होने के लिए कहता है और उसके हाथ को पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है और ले जाके एकदम बाहर ले जाता है। वो कॉफ़ी कैफ़े के ना बाहर ले जाता है, कॉफ़ी शॉप के, वीइंग को। और कहता है कि प्लीज़ वीइंग इस समय शांत रहो, उसने हमारी हेल्प की है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वीइंग चिल्लाते हुए कहता है, वांग जी तुमने सुना नहीं उसने मेरी सजे से क्या कहा। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि अचानक से एकदम सडनली उन लोगों की नज़र पड़ती है कि वीइंग के जो अंकल आंटी हैं, मीन्स जियांग चैंग और जियान यानली के मदर एंड फादर, मैडम यू और जियांग फैनमियांग, वो हर महीने एवरी मंथ वो आते हैं विज़िट करने जियान यानली को। ऐसा नहीं है कि वो विज़िट करने नहीं आते, और उन दोनों को, वीइंग को और वांग जी को, वो दिखाई दे गए थे वो आते हुए। तभी वीइंग कहता है कि हमें सबको संभालना होगा, चलो जल्दी से अंदर। और ऐसा कह के वो अंदर आते हैं और वो सबको बताते हैं कि जियान यानली और जियांग चैंग के मॉम डैड आ रहे हैं। तब जिन ज्यूसन कहता है, ठीक है मैं सिंगल टेबल पे जाके बैठ जाता हूँ अपनी कॉफ़ी लेके, किसी को शक नहीं होगा कि क्या हुआ था। बट जिन ज्यूसन इतना कह तो देता है, उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसको ना सिचुएशन संभालनी आती थी और वो समझ चुका था कि उसने क्या गलती की है। इतने टाइम में वो समझ गया था, क्योंकि जब वीइंग और वांग जी बाहर चले गए थे, वांग जी वीइंग को लेके कैफ़े से बाहर चला गया था ना, तब जियांग चैंग कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि हमारी सजे तुम्हें चीट करेंगी। लैंसी चैन मुझसे प्यार करता है और वो मेरा अल्फ़ा है, मैं उसका ओमेगा हूँ। सिस्टर सिजे एंड लैंसी चैन, वो दोनों एक दूसरे को ना भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जिन ज्यूसन को पता चल रहा था कि हाँ ये दोनों सिस्टर एंड ब्रदर हैं और एक दूसरे को एकदम सिस्टर एंड ब्रदर की तरह ही ये दोनों ट्रीट करते हैं। और एक पंच खाने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ, उसको रेगरेट हुआ। वो अपने घुटनों पे बैठ के जियान यानली से माफ़ी मांगता है और जियान यानली उसको माफ़ कर देती हैं। तब जियांग चैंग कहता है, सिस्टर आप इसे बार बार सिजे क्यों माफ़ कर देते हो आपको पता है ना ये पिकॉक कभी सुधरने वाला नहीं है। तब भी जियान यानली कहती हैं, प्लीज़ जियांग चैंग शांत हो जाओ। और इतनी सी ही बातें हुई थी कि वीइंग और वांग जी इस बात को बताने के लिए कि मैडम यू और जियांग फैनमियांग आ रही हैं, वो अंदर आ गए थे। वीइंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया था कि जिन ज्यूसन घुटनों पर बैठा हुआ था। बस जब जिन ज्यूसन बोला तब वीइंग का ध्यान जिन ज्यूसन की साइड गया था और वो जिन ज्यूसन से कहता है, हाँ तुम वहाँ अकेले बैठोगे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जाओ यहाँ से। और ऐसा कह के वो ना वांग जी का हाथ पकड़ के और टेबल पे जाके अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है वीइंग। जिन ज्यूसन अपनी कॉफ़ी का मग उठाता है और वो वहाँ से एक सिंगल जो टेबल थी उस पे जाके बैठ जाता है अकेला। जियान यानली अपने कॉफ़ी शॉप में अपने काउंटर पे चली जाती हैं, जिससे कि उनके मॉम डैड को ना शक ना हो। ये इतना जल्दी जल्दी जा रहे थे कि ये भूल गए कि जियान यानली की कॉफ़ी का जो मग है वो इनकी सीट पर रखा हुआ है और उनके मॉम डैड को पता चल जाएगा। इस चीज़ पे किसी का भी ध्यान नहीं गया। एंड जब वीइंग ने पंच मारा था जिन ज्यूसन को, तो उसके माउथ से ब्लड आने लग गया था, बिकॉज उसके ना होठ का कॉर्नर फट गया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड भी पड़ा था। इन लोगों का ध्यान नहीं गया था।
अब मैडम यू और जियांग फैनमियांग की एंट्री होती है कॉफ़ी शॉप में, और वो अपने तीनों बच्चों को वहाँ पे मौजूद देख के और साथ में लेन सीचन एंड लेन वांगजी को देख करके हैप्पी हो जाते हैं। बट जैसे ही जियांग फैनमियांग और मैडम यू जिन जीसन को वहाँ देखते हैं तो वो थोड़े से वरिड हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि 3 साल पहले जियान यानली का ब्रेकअप हुआ है जिन जीसन से, उनको ये बात पता है। तो वो थोड़े से वरिड हो जाते हैं। बट वो जियान यानली की साइड देखते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको परेशानी हो रही है। तो मैडम यू कहती हैं, यानली तुम ठीक हो बेटा? तब जियान यानली कहती हैं, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो कहती हैं, मॉम डैड आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तब मैडम यू और जियांग फैनमियांग जाके एकदम जस्ट जहाँ लेन वांगजी, लेन सीचेन, जियांग चेंग और वीइंग बैठे हुए थे, उसके जस्ट सामने वाली टेबल पर जाकर वो बैठ जाते हैं। एकदम आमने सामने वाली टेबल पे वो बैठते हैं। इसके बाद जियान यानली कॉफ़ी लेकर आती हैं, लेकिन तभी अचानक से मैडम यू के हाथ में जो की लगी हुई थी वो की अचानक से नीचे गिर जाती हैं, और वो जैसे ही उन कीज़ को उठाने के लिए नीचे झुकती हैं तो उन्हें फर्श पर ब्लड गिरा हुआ दिख जाता है। उन्हें याद आता है कि जिन जीसन के फेस पर चोट लगी हुई है और वहाँ से ब्लड निकला होगा, ज़रूर निकला होगा, इतना ज़्यादा बड़ा कट है उसके फेस पर, उसके होठ के पास, एकदम होठ के ऊपर। तो वो समझ गई थी कि हाँ ज़रूर यहाँ पर कुछ हुआ है। वो पूछती कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ उनको ना अपनी बच्चों को ना खुशी, एकदम हैप्पी देखना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो ना उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो कुछ भी नहीं पूछती हैं। और वो थोड़ी देर बाद जियांग फैनमियांग और मैडम यू वहाँ से चले जाते हैं। जब उनको रियलाइज़ होता है ना कि हाँ उनके बच्चे कंफर्टेबल हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जियांग फैनमियांग को जिन जीशन का वहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो जियान यानली से जाते टाइम कहते हैं, उसे माफ़ मत करना, कभी भी माफ़ मत करना, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो बस इतना सा कहते हैं। जियान यानली अपना सिर हाँ में नोट करती हैं और कहती हैं, डैड मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। जियान यानली ने यहाँ पर झूठ बोला था, बिकॉज़ वो अभी किसी को भी नहीं बताना चाहती है, उनके भाइयों को। इस वजह से पता चल गया क्योंकि उनके भाई हर समय उनके साथ रहते हैं, कैफ़े में काम करते हैं, वर्क करते हैं उनके साथ, तो उनको बताना लाजमी था। बट उनके मॉम डैड को वो अभी नहीं बता सकती हैं। पता नहीं उनके मॉम डैड का क्या रिएक्शन होगा, इस वजह से उन्होंने नहीं बताया। और वो वापस से कैफ़े में आती हैं। तब वीइंग, जियांग चेंग बताती हैं, सिस्टर हमने वहाँ पर कुछ देखा, हमें बहुत ज़्यादा शौक लगा है, झटका लगा है, आपको पता है उस ऑफ़िस में। तभी जिन जीसन कहता है वेंडिंग और वैंकिंग आ रहे हैं। जिन जीसन के पास मैसेज आया था वेंडिंग और वैंकिंग का, बिकॉज बैटरी लो होने की वजह से जियांग चेंग और वीइंग इन दोनों के ही फ़ोन डेड हो गए थे, स्विच ऑफ हो गए थे। और वेंडिंग और वैंकिंग वहाँ पे 5 मिनट के बाद आ जाते हैं और वो कहते हैं, वीइंग, जियांग चेंग क्या तुम्हें कुछ मिला तुम दोनों को? तब जियान यानली कहती हैं, तुम लोग पहले बैठ तो जाओ, फिर बात करना, मैं क्लोज़ करना बोर्ड लगा के आती हूँ कैफ़े में, कि कैफ़े अब बंद हो चुका है, इसका बोर्ड वो लगा के आती हैं। इसके बाद इन सबको ना वीइंग और जियांग चेंग बताते हैं कि हमने वहाँ पर एक सीक्रेट डोर देखा और उस डोर के अंदर क्या है ये हम नहीं देख पाए, बिकॉज जस्ट उसी टाइम पे वेंडिंग का मैसेज आ गया था हमारे पास कि जिन जीसन और वेन रूहान वापस आ रहे हैं लौट कर। तब वीइंग और जियांग चेंग की इस बात को सुनकर वैंकिंग कहती है, हमें दोबारा से वहाँ पर जाना होगा, हमें पता करना होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, हमें देखना होगा, हमें वहाँ पर जाना होगा, मेरे पास एक प्लान है। वेंडिंग कहती है, मेरे पास एक प्लान है। तब वीइंग और जियांग चेंग कहते हैं, हमें बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है। तब वैंकिंग उन्हें बताती है कि मेरा जो प्लान है थोड़ा सा डेंजरस है, बट काम ज़रूर करेगा। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, उनका प्लान नहीं बताया जाता, हमें वो दिखाया जाएगा। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है वेंडिंग, जो कि वेन रूहान के साथ साथ पूरी बिल्डिंग के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको बंद कर देता है। उसको ना टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो अपने लैपटॉप पे वर्क करके उसकी
लैपटॉप पे वो वर्क करके सारे कैमरास को 1 घंटे के लिए ऑफ़ कर देता है कि वो अब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे 1 घंटे तक। हमें इस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 आवर है और हमें इस 1 आवर में पूरी बिल्डिंग में उस ऑफ़िस में जाना है और उस ऑफ़िस के अंदर देखना है कि क्या है और क्या नहीं। इसके बाद वो जैसे तैसे गार्ड को चकमा दे करके बिल्डिंग में चले जाते हैं और इस टाइम सबके सब आए थे। सिर्फ जियान यानली को छोड़कर बाद बाकी सभी लोग आए हुए थे वहाँ पर। लेन सिचेन वो कार में भारी इंतज़ार करने वाले हैं जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो उन सबको ना बचा सकें जल्दी से। इसके लिए वो भारी है क्या इंतज़ार कर रहे थे अपनी कार में, अपनी वैन में वो इंतज़ार कर रहे थे। वो वैन में आए हुए थे वेन निंग, वेंग किंग, वीइंग, जियांग चैंग एंड लैन वांग जी। और ये सब ना बिल्डिंग में अंदर जाते हैं, उस ऑफ़िस में पहुंचते हैं। लेकिन ऑफ़िस में वो पहुंचने से पहले ही उनको किसी की आवाज़ आती है, वो ना टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वहाँ पर वेन चाओ था और वेन चाओ के साथ एक लड़की भी थी। पता नहीं वो लड़की कौन थी, वेन किंग नहीं देख पाई, बट वो जो भी कुछ कर रहे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। वो इंटीमेट हो रहे थे गाइस, और ये सब चीज़ें ना वेंग किंग को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। तभी वीइंग कहता है अब हम क्या करें। वेंग किंग कहती है चुप रहो, अगर उसने सुन लिया ना तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा यहीं पे। तभी वेन चाओ उस गर्ल को लेकर के अपने ऑफ़िस में चला जाता है और वेंग किंग जाके चुपचाप से वेन चाओ के ऑफ़िस को बाहर से लॉक कर देती है जिससे कि वो बाहर ना आ सके ऑफ़िस से। इसके बाद वो सबके सब वेन रूहान के ऑफ़िस में पहुंचते हैं और सीक्रेट डोर को ओपन करके वो उसके अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर वो ढूंढने लगते हैं, कोई ना कोई सबूत वो ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक गन दिखाई देती है एक ड्रॉर के अंदर, जिस ड्रॉर को ना एकदम छुपा के एकदम कोने में बनाया गया था उस ड्रॉर को, और उसके अंदर एक गन रखी हुई थी। तभी वेनिंग एक चीज़ से टकरा जाता है, एक उसको ना लगती है, वो दीवार के सहारे देख रहा था कि कहीं दीवार में अंदर कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है। लेकिन तभी उसको ना एक बटन सा होता है लोहे का बना हुआ, एक हार्ड बटन होता है जिससे वो हैंडल से ना एक हैंडल नुमा बटन होता है, उससे वो टकरा जाता है। और वो हैंडल जैसे ही घूमता है तो उसमें वो जो दीवार होती है ना, वो दीवार ना खुल जाती है और उस दीवार के अंदर वो दोनों जैसे ही एंटर करते हैं ये सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे वो कि क्या एक दीवार के अंदर एक और दीवार, अब क्या है रूम के अंदर रूम, एक और सीक्रेट रूम। इसके बाद वो जैसे ही उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वेनिंग के मॉम डैड को बांध कर रखा हुआ था और उस चीज़ को देखकर वेन किंग और वेनिंग उनकी तो अचानक से चीख ही निकल गई थी। और उनकी चीख इतनी तेज़ थी कि अगर वो ऑफिस में होते तो शायद वो चीख बाहर चली जाती, बट वो इतना अंदर थे कि उनकी चीख ना बाहर नहीं गई होगी, बिल्डिंग में सुनाई नहीं दी होगी। इसके बाद वो दौड़कर अपने मॉम डैड के पास चले जाते हैं और उनके मॉम डैड जो कि बेहोश थे, उनको ड्रग्स दी गई थी, ड्रग्स की वजह से वो बेहोश थे। वेनिंग और वेंग किंग अपने मॉम डैड को रस्सियों से बंधा हुआ देखते हैं चेयर्स पर। उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, लगातार आंसू गिर रहे थे। तब वो अपने मॉम डैड को जल्दी से तुरंत खोलते हैं। तभी उनके पास लेन सिचेन का मैसेज रिसीव होता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से बाहर निकलो, बिल्डिंग से तुम्हारे पास केवल 15 मिनट हैं बिल्डिंग से बाहर आने के लिए, उस ऑफिस से और बिल्डिंग से, क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है। इस मैसेज को देखकर वेनिंग कहता है हमें जल्दी करना होगा, और वो रो रहा था, वो रोते रोते ही इस बात को कह रहा था कि हाँ हमें जल्दी करना होगा। तब जियांग चैंग और वीइंग ये दोनों और वांग जी वो भी उनकी मदद करता है। तभी वांग जी को कुछ दिखाई देता है, वहाँ पे उसकी मदर से रिलेटेड उसके मॉम डैड का एक फ़ोटो रखा हुआ था, उसकी रियल मदर का फ़ोटो था वहाँ पर, और उसकी मदर के साथ ना एक
आदमी का फ़ोटो रखा हुआ था और वो ना एकदम एक अलग ही फ़ोटो के साथ, एक अलग ही बेबी के साथ वो दिखाई दे रहे थे। वांग जी उस फ़ोटो को उस फ्रेम में से निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेता है और उस फ्रेम में, उस फ़ोटो में उनके साथ 2 बच्चे थे। वांग जी को अपनी मदर याद हैं केवल, उसको अपने फादर याद नहीं हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी उस फ़ोटो को रख लेता है अपने पास और वो वेंडिंग और वैंकिंग की मदद करता है उनके मॉम डैड को बाहर लेकर आने में। लेंसी चैन कार को तुरंत स्टार्ट कर देते हैं और वो तुरंत जैसे ही ये लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो लेंसी चैन एक बार के लिए वो शॉक्ड हो गई थी कि ये 2 लोग और कौन हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। वो वहाँ से पहले ना निकल के जाना पसंद करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वांग जी को, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, वेंडिंग और वैंकिंग के मॉम डैड को। डॉक्टर ने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा ड्रग्स की डोज दी गई है, इस वजह से इनकी ऐसी हालत है। इनको ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, 1 मंथ लग जाएगा इनको ठीक होने में। तब वेंडिंग और वैंकिंग, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं जितना डॉक्टर कहती हैं, लेकिन लेंसी चैन और वांग जी वो दोनों ना बहुत ही, मतलब उनका जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं दूसरों की। तब वांग जी और लेंसी चैन कहते हैं कि हम बिल पे कर देंगे, तुम दोनों चिंता मत करो। और ऐसा कह के लेंसी चैन दोबारा से कहते हैं, वैंकिंग उनसे मना कर रही होती है कि आप मत कीजिए, आप रहने दीजिए और मैं आपको वापस कर दूंगी, अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मत करो। वो पहले तो मना कर रही होती है, फिर वो कहते हैं कि मैं आपको वापस कर दूंगी। तब लेंसी चैन कहते हैं तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपने फ्रेंड नी मिंजू को कॉल करके बुलाते हैं कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। तब नी मिंजी कहते हैं क्या वो केयर टेकर अच्छी नहीं है। तब लेंसी चैन कहते हैं मुझे उन केयर टेकर्स के बारे में बात नहीं करनी है, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे और किसी बारे में बात करनी है, क्या तुम प्लीज़ मुझसे मिल सकते हो। रात के 11:30 हो रहे थे। तब लेंसी चैन इस बात को कह रहे थे नी मिंजे से। नी मिंजे कहते हैं अच्छा बताओ मुझे कहाँ आना है। तब लेंसी चैन एड्रेस सेंड कर देते हैं जियान यानली के कैफ़े का और नी मिंजे से कहते हैं कि अपने भाई निया हरशांग को भी साथ लेकर आना, हमें उसकी भी हेल्प चाहिए। तब नी मिंजी कहते हैं कि ठीक है मैं उसको भी साथ लेकर आऊँगा। और इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर। ग्राउंड पे घास का जो मैदान होता है ना, वहाँ पे वांग जी अकेला खड़ा होता है और वो ना चांद को देख रहा होता है। और चांद को देखते देखते वो उस फ़ोटो को अपने पॉकेट में से निकाल के देखता है। उस फ़ोटो में एक लड़का और था, उसकी मदर के पास ही खड़ा हुआ था और एक आदमी था जो कि उसकी मदर के पास बैठा हुआ था। वांग जी को थोड़ा थोड़ा ना पेन हो रहा था सिर में। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मदर के साथ ये 2 इंसान और कौन है, ये कौन है, उसको याद नहीं आ रहा था। जैसे कि वीइंग को अपना कुछ भी याद नहीं है इस एक्सीडेंट के बाद पहले का, ऐसे ही वांग जी को भी कुछ भी याद नहीं है। उसकी भी मॉम की जब डेथ हुई थी, डेथ होने से पहले का वो कुछ भी याद नहीं है उसे भी, लेकिन वो याद करने की कोशिश कर रहा है। और उसके ना हेड में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। एंड सडनली वहाँ पे ना लेंसी चैन आ जाते हैं और वो उसको गिरने से बचा लेते हैं। एंड लेंसी चैन के हाथों में, बाहों में वांग जी बेहोश हो गया था। उनको इतना बड़ा शॉक लगा था, झटका लगा था कि क्या हुआ वांग जी को, ऐसे अचानक से क्या हो गया। वो डॉक्टर को और नर्स को आवाज़ लगाते हैं, तभी वहाँ पर नर्स आती हैं तो दौड़कर, और वो कहते हैं कि आप इन्हें अभी लेकर चलिए हमारे साथ, हम चेक करते हैं इन्हें क्या हुआ है। और वो उनमें से एक नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। तभी लेंसी चैन वांग जी को अपने गोद में उठा के अंदर लेकर जाते हैं। उसी टाइम पे जो दूसरी नर्स थी जो उनको कह रही थी कि आप अंदर लेके चलिए, उसको ना वो फ़ोटो दिखाई देता है। वो उस टाइम पे उस फ़ोटो को लेंसी चैन को नहीं दे पाती है, अपने पास उठा के रख लेती है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर जब चेक कर लेता है वांग जी को तो वो कहता है आके बाहर रूम से कि कुछ नहीं, वांग जी को
शायद कोई ट्रोमा हुआ है, उनके हेड में शायद कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बेहोश हो गए थे। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उनसे थोड़ी देर बाद बातें कर सकते हैं, अब वो ठीक हैं बिल्कुल। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी वो नर्स जिसने फ़ोटो उठाया था वो वहाँ पर आती है और लैंसी चैन को वो फ़ोटो देते हुए कहती है, सर आपका फैमिली फ़ोटो वहाँ पर गिरा हुआ था, ये लीजिए। लैंसी चैन थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन वो उस फ़ोटो को ले लेते हैं और वो उस फ़ोटो को लेकर देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उस फ़ोटो में उनके डैड बैठे हुए हैं और उनके साथ एक लेडीज़ है और एक बच्चा और है। तब उनको ना थोड़ा सा याद आता है, उनकी भी मेमोरी लॉस हुई है। ऐसा नहीं है कि उनको भी सब कुछ याद है, उनको भी कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज एक एक्सीडेंट में उनके मॉम डैड की डेथ हुई थी, उनको भी याद नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ थी। वो याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, क्या है, ये एक साथ क्यों है, ये लेडीज़ कौन है, ये बच्चा कौन है, और उनके भी ना हेड में पेन होने लगता है। तब वो उस फ़ोटो को फोल्ड करके साइड रख देते हैं और अपने पेन को हैंडल करने के लिए वहीं पे बैठ जाते हैं। वो बेहोश नहीं हुए थे, वो बस बैठ गए थे। हेलो एवरीवन, आज की पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।